जय हिंद। सीआरपीएफ एचसीएम में मैं कैसे भर्ती हुआ, आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे। आज हम इससे बहुत डिटेल्स में बताएंगे कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी और कैसे आपका पीएचडी में चेक किया जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, और आप जो है टाइपिंग के लिए कितना समय देंगे और एग्जामिनेशन के लिए कितना समय देंगे, और आपका मेडिकल में कैसे चेक होता है, और आपको सिलेक्शन होने के लिए कुछ और बातें बताएंगे। सीआरपीएफ एचसीएम में कैसे सिलेक्ट हुआ मैं आपके सामने हूं और मैं आपको अपने सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा। सेम उसी प्रकार से आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं, उतनी मेहनत करके, उतना स्ट्रगल करके। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल पे नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप बेल आइकॉन जो घंटी का निशान होता है उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों को जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी एचसीएम में भर्ती होने के लिए। देखिए, मेहनत के बारे में बताऊं तो आपको सबसे पहले एग्जाम अभी है और टाइपिंग है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टाइपिंग और एग्जाम की। जो आपकी टाइपिंग होगी और एग्जामिनेशन होगा। आपको ये एक बात बता देता हूं कि आप टाइपिंग और एग्जामिनेशन को साथ साथ लेके चलेंगे। यदि आप सोच रहे हो कि एग्जामिनेशन को हम ज्यादा प्रायोरिटी दें और टाइपिंग को कम, तो आपकी गलत सोच है। ठीक है, आपको उतना ही समय एग्जामिनेशन के लिए भी देना है, मतलब परीक्षा के लिए, और उतना ही समय टाइपिंग के लिए देना है। क्योंकि आपको कितने घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा और कितने घंटा टाइपिंग करनी पड़ेगी। आपको बता देता हूं, जो टाइपिंग है, टाइपिंग अगर आप 3 से 4 घंटा करते हैं लगातार, का मतलब ये नहीं है कि आप लगातार 3-4 घंटा करें। आप लगातार कहने का मतलब ये है कि जो दिन भर में 24 घंटा में आप 3 से 4 घंटा टाइपिंग करते हैं, और उसमें से 1 घंटा कम से कम आपको लगातार करनी है। उसके बाद में आप लगाइए 30 मिनट का, उसके बाद में 20 मिनट का, 10 मिनट का, 2 मिनट का। इस प्रकार से आप कम से कम 4 घंटा टाइपिंग करेंगे। लेकिन जो आप पहली बार टाइपिंग करेंगे उसके लिए आपको सबसे पहले 1 घंटा समय पूरा पूरा देना पड़ेगा और पूरी पूरी टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो एग्जामिनेशन का है, एग्जामिनेशन आपको बता दूं, जो एग्जामिनेशन में मैं बुक इस्तेमाल किया था, वो बुक मैं अरिहंत की बुक किया था मैथमेटिक्स के लिए, उपकार की भी लिया था। ठीक है, इन सब की बुक मैं इकट्ठा करके पढ़ता था। अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें जनरल एप्टीट्यूड दे दिया है। पहले जनरल एप्टीट्यूड नहीं हुआ करता, पहले क्लर्कियल एप्टीट्यूड था। ठीक है, पहले क्लर्कियल एप्टीट्यूड हुआ करता था, अभी जनरल एप्टीट्यूड दिया है। बाकी जो आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो सेम है, और ड्यूरेशन उसका कम कर दिया गया है, और उसका मार्क्स कम कर दिया गया है, और क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं पुराने पेपर की अपेक्षा में। तो पुराना जो है 225 मार्क्स का हुआ करता था, अभी वाला जो है आपका 100 मार्क्स का हो गया है। और दूसरी बात आपका क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पीएचडी होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पीएचडी में आपका क्या महत्वपूर्ण होता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको पीएचडी के बारे में बताते हैं। जब मैं पीएचडी में गया था, पीएचडी में क्या होता है, जब आप जाते हैं तो आपका जो है हाइट चेक किया जाता है, चेस्ट चेक किया जाता है, वेट चेक किया जाता है। उसके अलावा आपका कुछ नहीं चेक किया जाता। आपके पास टाइप 2 हो, पाइल्स हो, ये नहीं चेक की जाती है। ये चीजें जो है मेडिकल में की जाती हैं। देखिए, जब आपके हाइट को चेक किया जाता है, हाइट आपका जो है ऐसे खड़ा रहेंगे, उसके बाद में आप अपनी हाइट को ऐसे करेंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ऐसे प्रेस किया जाता है, तो आप ऐसे झुक जाते हैं। अगर आप ऐसे झुक जाएंगे, झुकने का मतलब यह है कि आपकी हाइट थोड़ा सा कम हो जाती है। तो आपको एक बात बता देता हूं, जब आपकी पीएचडी होगी, हाइट के समय आपको झुकना नहीं है। आपको खड़ा होने के लिए बोला जाए तो आप ऐसे करके ऐसे सीधा, मुंडी को ऐसे भी मत ना करें और आगे भी ना करें, आप मुंडी को बराबर ऐसे सीधा करके खड़े हो जाए। सीधा मतलब पेट को पचका लें, पेट को पचकाएंगे तो आपकी हाइट तन जाएगी, तो आप ऐसे करके खड़े हो जाएं। और जब सीने की बात आती है, जो चेस्ट है बिना फुलाए आपका मापा जाता है, यहां से मापा जाएगा। उसके बाद आपको जब फुलाने के लिए बोला जाएगा, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे करना है और एक गहरी सी सांस को अपने अंदर भरना, जैसे ऐसे करना है। ये देखिए, इतना चौड़ा आपका हो गया, मतलब आपको अपने अंदर से सांस को निकालना है और बंद कर लेना है। आपका जो फुलाने वाला है चेस्ट को, वो ऑटोमेटिकली फूल जाएगा। 5 सेंटीमीटर नहीं, कम से कम 10 सेंटीमीटर फूल जाएगा। तो आपको पीएचडी का ये क्लियर हो गया होगा। पीएचडी में आपकी इतनी ही चीजें चेक होगी। और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है, जैसा मेरा चेक किया गया था, मैं उस समय क्या किया था कि आपने जो है, हमारा उस समय हाई स्कूल का जो है मार्कशीट और सनद दोनों हुआ करता था। उसके बाद जो इंटरमीडिएट आया, इंटरमीडिएट में मार्कशीट ही रह गया, सनद खत्म हो गया था। सनद का बोले तो प्रमाण पत्र जो होता है वो नहीं था। तो आप जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, कहां पे, जो आप अपलोड किए हैं सीआरपीएफ का फॉर्म फिल करते समय, एचसीएम का फॉर्म फिल करते समय,
आप वही डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाएंगे। ओरिजिनल बोले तो प्योर ओरिजिनल, जो आपका जो बोर्ड से दिया गया हो, जो आपके जो है तहसील से दिया गया हो, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। जैसे जो SC ST और OBC वाले हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तो कुछ लोग होंगे कि वो स्टेट गवर्नमेंट का भी कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिए होंगे, तो बड़ा इश्यू नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट आप स्टेट का लगा दिए तो आपकी कास्ट वही है, बदली नहीं है। तो आपको जो मांगा गया है, जो उसमें क्राइटेरिया दिया गया है और जो नोटिफिकेशन में आपको एनेक्सर दिया गया है, आप उसको भी निकाल करके आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आप उसे साथ में ले जा सकते हैं, वहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा, जमा हो जाता है, तो आपका वो भी मान्य होगा। नहीं तो आप ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग हैं ऑनलाइन बनवाते हैं, तो ऑनलाइन बनवा करके वो भी आप ले जाएं, लेकिन वहां पे सेंट्रल का देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको बता दूं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपके आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे जो इसमें फोटो लगा हो वो एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। और सपोज दैट आपके पास आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, स्कूल द्वारा जारी आइडेंटिटी कार्ड हो गया, इसमें से आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, आवश्यक है। उसके बाद में आपके माता पिता का नाम उस डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार से गलत ना हो। जो आप जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार के नाम के स्पेलिंग में त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। जैसा आपका 10th की मार्कशीट में नाम लिखा है, स्पेलिंग है, उसी प्रकार से होना आवश्यक है। आप इस चीजों का जरूर ध्यान देंगे। अब आपको बता देता हूं मेडिकल के बारे में। मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है। आपका जो मेडिकल होता है, मेडिकल आप बोलते हैं कि हार्ड होता है कि नॉर्मल होता है, तो आपको बता देता हूं, हार्ड भी होता है, नॉर्मल भी होता है। हार्ड उसके लिए होता है जिसके कोई कमी होती है भाई, उसे रिजेक्ट तो किया ही जाएगा, उसे रीमेडिकल दिया ही जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या चेक किया जाता है मेडिकल में, आपका क्या क्या चेक किया जाता है मेडिकल में। सबसे पहले आपको बता देता हूं, जिसकी नोकनी है, नोकनी का मतलब दोनों घुटने सड़ जाते हो, नोकनी, वो भी यहाँ पे जो है रिजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में जिसे जो है वेरिकोस वेन है, वेरिकोस का वेन का मतलब ये होता है कि जिसकी हाथ या पैर की नसें ऐसे जिग जैग में और उभरी सी होती हैं, उसे जो है वेरिकोस वेन बोलते हैं। तो वेरिकोस वेन भी परमानेंटली अनफिट है। और नेक्स्ट जो है वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस होता है जो आपको ऐसे गोला सा दिया रहता है, उसमें कुछ लिखे रहते हैं, तो आपको उंगलियों से ऐसे ऐसे मिलाना पड़ता है, ऐसे ऐसे मिलाना पड़ता है, उसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। वो भी है, तो वो भी परमानेंट अनफिट का कारण है और परमानेंट अनफिट होते हैं। और जो आपका आंख है, आंख जो है, एक आंख आपकी 6/6 होनी चाहिए और दूसरी आंख 6/9 आपका जो है आप फिट है। अगर दोनों आंख 6/9 है, ठीक है, तो आप जो है अनफिट है। क्लियर है। और उसके बाद में आ जाता है आपका मेडिकल में ही आपका वेट चेक किया जाता है। मेडिकल में जो BMI के अनुसार वेट चेक किया जाता है, आपके हाइट के अनुसार वेट चेक किया जाता है। उसमें भी अगर आप अनफिट होते हैं तो आपको रीमेडिकल दिया जाता है, 1 महीने का टाइमिंग, उसके बाद में आपका मेडिकल किया जाता है, उसके बाद में ही आपको फिट या अनफिट किया जाता है। और आपको बता दूं तो मेडिकल में ही कुछ लोग को होता है बवासीर, कुछ लोग को होता है हाथ में फ्रैक्चर। हाथ में फ्रैक्चर किसी को हो गया है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो हाथ ठीक हो गया हो, नहीं तो टूटा रहेगा, टेढ़ा रहेगा और ये मुड़ा रहेगा कोनी, तो दिक्कत है। किसी की अंगुलियां कटी हैं, कटने के बाद जुड़ गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, वो फिट का कारण है। लेकिन अगर कट के निकल गई है तो वो फिट नहीं है। और किसी के 6 अंगुली है, अगर वो सोच रहा होगा वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, 6 अंगुली मान्य नहीं है। जैसे 5 होती है, किसी को अंगूठे में निकल जाती है, किसी को यहाँ पे निकल जाती है, वो मान्य नहीं है। और जो बवासीर है, बवासीर से भी आप लोग अनफिट होते हैं। बवासीर अगर आपको है तो आप जो है उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए। और आपका जो एक्सरे होता है, एक्सरे भी होता है, दिल में छेद हो गया किसी का जो है ECG हाई चला जाता है, यहाँ पे भी आपको अनफिट किया जाता है। उसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर भी मापा जाता है। ब्लड प्रेशर में भी अगर आपकी कमी पाई जाती है तो उसको भी हाई ब्लड प्रेशर करके आउट कर दिया जाता है, रीमेडिकल दे दिया जाता है। अब आपको बता देता हूं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको एक बात बता देता हूं कि एक चीज ध्यान रखना है, जो बार बार मैं बोलता हूं कि आप टाइपिंग और एग्जामिनेशन या पढ़ाई को साथ लेके चलना है। टाइपिंग और पढ़ाई आपकी बहुत मस्ट है, दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये महत्वपूर्ण बातें आपको कैसे डिफाइन करनी है, कैसे क्लियर करना है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए कम से कम आप 6 से 7 8 घंटा समय दीजिए और टाइपिंग के लिए 3 से 4 घंटा समय दीजिए। समय देने का मतलब ये नहीं है कि आप खोल करके बुक्स बैठ जाएं। बुक्स को खोलिए तो उसको याद करिए, पढ़िए, देखिए, समझिए। और टाइपिंग, अगर टाइपिंग पे आप बैठ गए कंप्यूटर पे, तो आपका ये मतलब नहीं कि हम टाइपिंग कर रहे हैं तो ऐसे करें, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले आपको फास्ट टाइपिंग करनी है 1 घंटे का, उसमें गलतियां हो रही है तो आप होने दीजिए। उसके बाद में आप जब गलती कर चुकते हैं, उसके बाद में जब छोटा टाइमर लगाते हैं, छोटा टाइम
में आप टाइपिंग करते हैं, तब उसके बाद में आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे। गलतियों को सुधारने का मतलब यह है कि अपनी स्पीड को आप कम करेंगे, आप धीरे धीरे टाइप करेंगे। उसके बाद में जब आप 2 मिनट का टाइमिंग लगाते हैं या 5 मिनट का टाइमिंग लगाते हैं, तब उस समय आप फास्ट करिए। फास्ट करने के साथ साथ में आपको ध्यान देना है कि आपका जो उंगलियां हैं बैक स्पेस पे ना जाएं और अननेसेसरी बैक की तरफ ना भागे। बैक की तरफ ना भागने का मतलब है कि आप अपने दिमाग को एकाग्रचित करके आप जो है अपनी उंगलियों को कंट्रोल करके अपने बस में करके गलती को नहीं टाइप करें। आप ऐसा देखते रहें मैटर को। अगर आप देख रहे हैं तो मैटर में क्या लिखा है पहला शब्द देखें, उसके बाद में दूसरे शब्द में भी आपकी नजर चली जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप पहला शब्द टाइप किए, दूसरा शब्द मालूम चल चुका है आपको क्या लिखा है, उसमें आपका बहुत समय की बचत होगी। और अन्य जानकारियां जो टाइपिंग से संबंधित है उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाया हूं, उसमें आपको सब क्लियर कर दिया हूं। आप मेरे चैनल पे जाकर के वीडियो की लिस्ट में विजिट करके आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से बताया गया है, वहां पे देख लीजिए। और उस प्रकार से मैं यहाँ पे बना हूं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ में HCM बना हूं, आप भी बन सकते हैं। तो टाइपिंग और एग्जामिनेशन की तैयारी आप बराबर से करिएगा, आप जो है जरूर सफल होंगे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।